बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बात के ऊपर तो मोहर सब्ज हो गई कि मियां नवाज शरीफ बिल आखिर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, जहां मुस्लिम लीग नून खुद को पोजीशन कर रही है दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए और ख़ुद को ये समझती है कि वो इक़्तिदार में आ सकती है। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो को खुद को इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात समझती है, उसका बयान है कि उसके साथ इस वक्त रियासत ज़्यादती कर रही है और रियासती जबर का शिकार है पूरी तहरीक इंसाफ। अब से कुछ देर पहले उमर अयूब साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रुकन हैं, उन्होंने उस्मान डार साहब के उस इंटरव्यू के बाद जो कि उन्होंने पाकिस्तान के एक नोटेबल जर्नलिस्ट कामरान शाहिद साहब को दिया, उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उस्मान डार साहब का नाम है, सदाकत अब्बासी साहब का नाम है, फ़ारूक हबीब साहब का नाम है, शेख रशीद अहमद साहब का नाम है, एक और शख्सियत का नाम है। उन्होंने कहा है कि इनको जबरी तौर पर इन लोगों को उठाया गया है, इनको हफ्से बेजा में रखा गया है और अब इनके इंटरव्यूज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर आएंगी तो उसका मतलब समझ लिया जाए। साथ ही फिरदौस शमीम नकवी साहब हों, चाहे उमर अयूब साहब खुद हों या हमाद अदर साहब हों, उन्होंने हल्फन ये बात कही है कि इमरान खान ने कभी भी उन्हें तशद्दुद की सियासत के लिए नहीं राग़िब किया, ना ही इस बात पर जोर दिया कि तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत में कोई पुरतशद्दुद बयानियाँ अपनाए। लेकिन जो पाकिस्तान में तारीख बन चुकी है वो मिटाए नहीं मिटती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, वहां मुस्लिम लीग नून खुद को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रही है। दोनों सूरतों में कानून की अमलदारी यकीनी होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके कायदीन को मसाइल हैं कानूनी, तो मामला कानून के तहत हल होना चाहिए। जबकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि पता नहीं चलता कि कोई शख्स अगर किसी जगह मौजूद नहीं है और वो गायब है तो उसकी हिरासत कानून के मुताबिक हुई है या उस शख्स को हफ्ज़े बेजा में रखा गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको मैं समझता हूँ कि किसी भी ज़माने के अंदर उठाते रहना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट बात है। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से सबसे अहम बात ये जुड़ी है कि मियां नवाज शरीफ जब वापस तशरीफ़ लाएंगे तो उनकी जमात कैसे निज़ाम को अपने तक लेकर आएगी और निज़ाम के अंदर ख़ुद को दोबारा किस तरह एक्सेप्टेबल बनाएगी। मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर जिसने तलातुम बर्पा किया वो अब पीछे रह गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद को रीपोजिशन कर चुकी है। हालात क्या बनेंगे और मामलात आगे किस तरह जाएंगे, इसका इंदिया तो शहबाज शरीफ साहब ने आज दे दिया। उन्होंने क्या कहा इस सुनिए। इस्टेब्लिशमेंट वाले से जो बात थी वो बड़ी दिलचस्प थी और एहतसाब के हवाले से भी मियां शहबाज शरीफ साहब की बात बड़ी इंस्ट्रक्टिव थी। उन्होंने पैगाम तो दे दिया, अब समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। एहतसाब सबके लिए होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। आज तक जो एहतसाब की जो लाठी है वो सिर्फ सियासतदानों पर चली है और ये तारीख का एक बड़ा बहुत ही स्याह बाब है। एहतसाब का अगर बात करनी तो आइए बैठे एक डायलॉग करें अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड, अब ये उसूली बात है, ठीक है, समझ में तो आती है, लेकिन साथ ही ग्राउंड रियलिटी को भी एड्रेस कर दिया उन्होंने। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए की बात भी कर दी, जिससे साफ पता लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक है कि अगर वापस आना है निज़ाम के अंदर तो फिर ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखे बगैर नहीं आया जा सकता। अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट से अगर करोड़ों लोगों की जो तकालीफ हैं, गुर्बत, बेरोजगारी, यतीमों को दवाई, इलाज, उनको रोजगार, पाकिस्तान को इज्जत मिलना, अगर इससे अपना मकसूद है और इससे हासिल होता है तो मुझे ये बात बड़ी क्लियर है। साथ ही आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट कर दी गई है और जिन डॉक्टर की तरफ से की गई है वो एक जाने माने डॉक्टर हैं, प्रोफेसर कार्लो डी मॉरियो, और वो कंसल्टेंट हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के और रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल के अंदर वो प्रैक्टिस करते हैं और प्राइवेट पेशेंट्स को भी वहाँ पर डील करते हैं। बाय द वे एक ट्रस्ट चलाता है इस हॉस्पिटल को जो कि NHS से एसोसिएटेड है। सो ये फैक्चुअल बातें हैं। इसके अंदर बाय द वे ये भी लिखा गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि मियां नवाज शरीफ साहब का एक प्रोसीजर नवंबर 2022 में हुआ जिसके बारे में रिपोर्टिंग नहीं हुई, लेकिन ये मेडिकल सर्टिफिकेट ये कहता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की एंजियोप्लास्टी की गई थी पिछले साल नवंबर में। क्या ये अदालत को एक्सेप्टेबल होगी? मियां नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत मिलेगी?
और अगर मिलती है तो क्या उसे किसी खास पैराए में देखा जाएगा और सोचा जाएगा कि निज़ाम मियां नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट कर रहा है? ये वो सवालात हैं जो कि आपके जहन में भी हैं, मेरे जहन में भी हैं। इन पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अपनी क़यादत के बहुत करीब समझे जाते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद अली साहब आपका। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं इमरान खान साहब के, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के। उनकी ऑलमोस्ट हर हेयरिंग पे और उनकी मुख्तलिफ केसेस के अंदर भी अपेयर होते हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात भी करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे हम। और हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, ख़बरों के हवाले से बहुत जाने जाते हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका भी। सबसे पहले मैं नईम साहब आपसे बात करना चाहूँगा। एक तरफ मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, लेकिन आपके क्लाइंट जनाब इमरान खान साहब, उनकी जमात को बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि अगर कोई आता है टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर और कोई आके ये बात करता है कि जी हमने ये बात किसी हम ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं कर रहे और हम एट आर ओन विल हम ये बात बता रहे हैं, जैसे उस्मान डार साहब ने कहा कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं तो खुद इधर उधर हुआ था। तो आप एक वकील भी हैं, ज़रा मुझे बताएं कानूनी नज़र में अहमियत है उनके बयानात की, या अगर वो किसी जगह पर आते हैं और उनके ऊपर जरा भी की जाती है, अदालत के अंदर उनके बयान को, उनकी गवाही को कैसे देखा जाएगा? थैंक यू सो मच जनाब। मैं बिल्कुल बड़ा वाज़ह गुजारिश करना चाहूँगा कि अदालत के अंदर जो पहले भी बयान लिए गए उनकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। अच्छा, वो कैसे लिए गए? वो ज़बरदस्ती उठाकर और अचानक से अदालत में बरामद करके लिए गए, सबको पता है। अब 164 जो है उसके तहत जो स्टेटमेंट है, उसके लिए सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि उस बंदे की मर्जी शामिल होनी चाहिए, पहली बात। दूसरे नंबर पर उस एक्यूज़ को नोटिस भेजा जाए उसकी मौजूदगी में, और उसे क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा राइट देना चाहिए। कोई ऐसा प्रोसेस आजम खान हो या कोई भी बयान वादा माफ का ये वो किसी के अंदर नहीं अडॉप्ट किया गया। दूसरे नंबर पर उस्मान डार ने जो स्टेटमेंट दी है, अगर उस्मान डार ने एक बात की है फॉर दैट मैटर, तो वो ट्रायल का होगा, उसके ऊपर आएंगे ना, वहां पर आके आप भी जरा करेंगे उनके ऊपर कि भाई जो आपने क्लेम्स किए हैं उनके ऊपर आपको हक तो मिलेगा जरा करने का। जी, आपने जो सवाल किया है कि क्या जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं इनकी वैल्यू होगी, तो मैंने साबका स्टेटमेंट्स का, ठीक है, और जो फ्यूचर वाली ये जो करंट ये भी साबका ही अब होगी जो कल परसों आई है उस्मान डार की, ये जो इन्होंने आके इंटरव्यू दिया है। पहले ये होता रहा कि उठाया गया बंदा और आके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ठीक है। अब ये किया गया कि एक बाकायदा तौर पर इंटरव्यू जो है अच्छे मिजाज में बिठा के और वो किया गया कि जनाब पता चले कि वाकई उसके ऊपर दबाव नहीं है। इसके अंदर आपने देखा उस्मान डार साहब आप खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि मैं खुद साइड पे था, गायब था, ये वो उनकी वालदा के बयान देख लें। बिल्कुल। और फिर जो इंटरम गवर्नमेंट है उसका बयान देख लें, वो खुद मान रहे हैं कि कराची से गिरफ्तार हुए, वारंट मौजूद था, ये वो। तो आप उस बात को और उनके गायब होने को और साबका जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रही हैं और सारे इंटरव्यूज को जोड़ें तो फिर आपके सामने हर चीज नजर आ जाएगी। इससे निगरान फ्यूचर में मजीद इसी तरह के बयान आने वाले, हम एडवांस में कह रहे हैं। पंजोता साहब वो तो आपके कायदीन ने कह दिया ना, बिल्कुल ठीक है, उमर अयूब साहब ने कह दिया, उन्होंने नाम भी लिख दिया अपने ट्वीट के अंदर, रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स आ गई, उमर अजहर साहब, उमर इसी वजह से आई मीन जो हमाद अजहर साहब हैं उनकी आ गई, उमर अयूब साहब की आ गया, उन्होंने कह दिया, फिरदौस शमीर नकवी साहब ने कह दिया। बट सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल में चले जो निगरान वज़ीर दाखिला है सिंध के, उनका मौक़िफ़ तो यकीनी तौर पर उनको अदालत में बुलाया जा सकता है कि आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ वारंट थे। वेरएज़ एक शख्स खुद कह रहा है कि मेरे ऊपर तो ना कोई दबाव था, ना मुझे किसी ने अरेस्ट किया था, उसकी बात की, क्योंकि मैं समझता हूँ अब हैसियत का एक तालिब इल्म के कानून के कि जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए ज़रा समझाए ना। एक बंदा खुद आके कह रहा है नहीं मुझे तो किसी ने पकड़ा ही नहीं भाई, मैं तो आगे हकायक बता रहा हूँ आपको एट माई फ्री विल, तो क्या उसकी अहमियत होगी? लोगों की नज़र में तो होगी मेरे ख्याल में। देखिए बात यह है, जो इससे पहले बयान भी आया या इनका बयान भी आया, सारे उठा के दिए गए, ज़बरदस्ती दिए गए। मैं थोड़ी सी एक इस मिसाल ऐड करना चाहूँगा। जनरल सेक्रेटरी साहब सरगोदा बार किस वक्त मौजूद हैं, उनको भी इसी तरह से उठाया गया। उन्होंने भी आके इसी तरह से स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करके दी कि मैं ये मजम्मत करता हूँ, अल्लाह तआला का ऐलान करता हूँ। हफ्ते 10 दिन के बाद वो आकर फट पड़े हैं मीडिया के ऊपर कि मुझे उठाया गया, अब दोबारा बेशक उठा लें। अच्छा। तो ये कौन नहीं जानता, पूरी कौम जानती है।
और जो स्टेटमेंट जबरदस्ती के ऊपर दी जाए, उठा के दी जाए, तो उसकी क्या वैल्यू होती है? अब उस बंदे को अदालत के अंदर तो जो है वो बंदूक नहीं, पीछे ही है जो प्रेशर पीछे बिल्ड किया गया। पुलिस तो नहीं, आप ये नहीं मानते कि उनके घर में रेड किए गए? बात ये ना, पुलिस वालों को तो, पुलिस वाले तो बेचारे वैसे ही बड़े कमजोर होते हैं ना। कमजोर इन द सेंस ये है कि उनको बुला लिया जाता है और अदालत पूछती है कि भाई वो कहाँ है फलाना बंदा। जैसे शेख रशीद साहब के हवाले से आरपीओ पिंडी को बुला लिया गया, अदालत ने पूछा जी कहाँ है और आप बरामद करके दें और 2 हफ्ते में, नहीं तो फलाने फलाने बंदे के ऊपर FIR हो जाएगी अफसरान पे। अब वो पुलिस वाले भी बेचारे बगले झांकते हैं। मसला ये है कि तमाम शख्सियात, या तो आप खुद बता देना कि कौन उठाता है, जो उठाया जाता है जिसको, वो आके बता दे कि नहीं हम, मुझे तो फलाने बंदे ने उठाया था या मुझे फलानी जगह मेहमान रखा हुआ था। देखें, वो आते हैं, स्टेटमेंट भी देते हैं। अच्छा। और जब स्टेटमेंट देते हैं और उसके अंदर वाज़ेह वो कह देते हैं कि हम जो है PTI से लातलकी का ऐलान करते हैं। अब किसने उठाया, किधर लेकर गए, वो अब हकायक बताते हैं या डर के नहीं बताते, तो वो उनकी मर्जी है। मैं तो नहीं उन्हें मजबूर कर सकता। नहीं, बात आप ठीक है, आप नहीं मजबूर कर सकते। आबिद शेर अली साहब, आप इक्तदार में आने के लिए खुद को ब्रेस कर रहे हैं, तैयारी पकड़ रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं, बहुत बड़ा इस्तकबाल प्लान कर रहे हैं आप, लेकिन हैं तो आप सारे सियासी लोग। ये कोई काम ढंग का तो नहीं है कि आपका सियासी हरीफ, जो कि आपका सबसे तगड़ा सियासी हरीफ है, उसकी जमात ने जो कुछ किया, उन्होंने खुद जो कुछ किया, उसका फैसला तो खैर अदालतें कर ही लेंगी, लेकिन लोगों को जबरी तौर पर उठा लिया जाना, किसी का पता ही कोई ना होना, वन फाइन डे को आ जाता है, कोई TV पे बैठ जाता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है, तो ऐसे कन्फेशंस को या ऐसे इंटरव्यूज़ को बहैसियत एक सियासी वर्कर आप सपोर्ट करते हैं? देखें मुनीफ फारूक साहब, मुझे तो पहले मेरे भाई नईम पंसोता साहब बैठे हैं, ये भी कन्फ्यूजन का शिकार है। चलें जो भी है, माजरत अगर मैंने गलत नाम ले दिया। ये 9 मई के वाक़े को कंडेम करते हैं या उसकी हमायत करते हैं? क्या जिन्होंने हमारे जो आर्म फोर्सेस की तनसीबात हैं, जो उनका हमलावर हुए जत्थों की सूरत में, तो ये उनकी सपोर्ट करते हैं? बताएंगे कि अगर तो उन्होंने ठीक किया कि हमारी आर्म फोर्सेस के घरों में घुसकर उन्होंने कोर कमांडर के यूनिफॉर्म पहन कर जो प्लानिंग करके जो काम किया वो ठीक किया? बताएं कि रियासत के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया तो ये ठीक किया? तो फिर ये आप बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? तो फिर जो आप मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि रियासती जुल्म हुआ, क्या हनीफ अब्बासी को रात के 12 बजे जब सज़ा दी गई उनके कैंडिडेट के खिलाफ, वो रियासती जुल्म नहीं था? जो तलाल चौधरी को डिस्क्वालीफाई किया गया इलेक्शन से पहले, क्या वो रियासती जुल्म नहीं था? दानियाल चौधरी को डिस्क्वालीफाई किया गया, निहाल हाशमी को डिस्क्वालीफाई किया गया, हनीफ अब्बासी को रखा गया, ख्वाजा साद रफी को रखा गया, उनके भाई को रखा गया। एक लिस्ट है। हमने तो कभी आगे नहीं कहा कि हमें मेरी भाई बात सुनिए, हनीफ अब्बासी को आप डिस्क्वालीफाई करा रहे हैं और ऊपर से वो जो साकिब नसार है उसको शेख रशीद को बाजुओं में बाजू डाल के हनीमून पीरियड पे अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। क्या ये तकाजे थे उस वक्त आपके? क्या आपको उस वक्त नजर नहीं आया कि रियासती जुल्म और जबर क्या होता है? क्या उस वक्त आपको रियासती जुल्म नजर नहीं आया जब मरियम नवाज शरीफ साहबा को हथकड़ी लगाई जाती है? क्या उस वक्त आपको रियासती जुल्म नजर नहीं आया जब नवाज शरीफ साहब जो 3 मरतबा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको आप हथकड़ी लगा के आप पैनामा से शुरू होकर उकामे पर उनको डिस्क्वालीफाई के आप उनको अरेस्ट करते हैं, आप RTS सिस्टम बंद करते हैं? क्या उस वक्त आपको ये रियासती जुल्म नजर नहीं आता? जब 22 करोड़ अवाम के हकूक पर डाका मारते, क्या उस वक्त आपको रियासती जुल्म नजर नहीं आता? बसते पाकिस्तान को नहीं, आबिद भाई मेरी बात सुने सर, आपका सियासी बयानिया आबिद भाई आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, पर बात सुने को बंदों को, मेरी बात सुने, आप खुद सियासी वर्कर हैं यार, मेरी बात आप जरा तहम्मुल से सुन ले कि क्या आप इस बात को, मेरा तो सवाल ही आपसे ये है ना, आपका सियासी, आपका पूरा बयानिया, आपका एहतजाज अपनी जगह, लेकिन क्या आप ये सपोर्ट करते हैं कि किसी भी सियासी बंदे को जो कि MNA रहा हो, मिनिस्टर रहा हो, पता ही ना लगे वो गया किधर है यार, उठा लिया जाए? कल खुदा ना खास्ता ये आप में से किसी के साथ हो गया फिर? मुनीफ फारूक साहब, मेरे वाले साहब तो खुद 4 साल अटक किले में जनरल मुशर्रफ के दौर में रहे। उस वक्त जुवेद हाशमी को आपको पता है 25 साल की सजा दी गई। मेरे बड़े भाई 2.5 साल नैब की हुकूमत खानों में रहे। मेरे वालिद का क्या कसूर था? उन्होंने पार्टी चेंज नहीं की, 4 साल अटक किले में 6 बाई 32 फुट के कबर में रखा हुआ था। मेरे वालिद ने तो नहीं आगे कहा कि जी मैं फलान के खिलाफ बयान दे देता हूँ। मुनीफ फारूक साहब, ये आपकी विल पावर है। मैं कभी भी सियासी कारकुन के ऊपर तशद्दुद के हक में नहीं, लेकिन जो जत्थे
प्लानिंग करके रियासत के ऊपर हमलावर हो जाएं, रियासी इदारों पर जो भारत की कभी जरूरत ना पड़ी हो, और हमारे मुल्क की एक जो पार्टी है, सो कॉल्ड आप कह रहे हैं पॉपुलर पार्टी है, तो उनकी पॉपुलैरिटी तो 2018 में आरटीएस सिस्टम बंद करके पता चल गई थी कि कितनी पॉपुलैरिटी है। हमने वो बट उनकी 2022 में भी तो पॉपुलैरिटी आबिद भाई पता लगी ना, हुजूरे वाला, उनकी पॉपुलैरिटी 2022 के बाई इलेक्शन में देखे ना वो कहां पहुंच गए, इख्तिदार में निकलने के बाद भी इख्तिदार से इलेक्शन भूल गए। और सर वो उससे पहले था इलेक्शन भूल गए आबिद भाई, वो उससे पहले था। चौधरी परवेज इलाही ने नहीं, मुनीब फारूक मेरे भाई एक बात सुन लें, क्या वो चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया भूल गए जो उन्होंने जनरल बाजवा का किया था कि हमें इलेक्शन जिता दिया? ये बातें ना करें आप हमारे साथ। अच्छा, हमारे साथ जो जहां पे हुआ वो आपके सामने हुआ। हमारे साथ अदालती जुल्म हुआ। हमजा शहबाज साहब को आपने आइन की तशरीह बदल दी, आपने आइन का हुलिया बदल गया परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। ये बात ना करें आप हमारे साथ। हमने तो जुल्म, आप मुझे बताएं, शहबाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़ के अदालतों में नहीं जाते रहे? क्या वो रियासती जुल्म नजर नहीं आया किसी को? आपको कौन, आप मुझे बताएं, मुनीब फारूक साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब को डियाला जेल में हथकड़ी लगा ली जाती है और भाई बाहर आने का इंतजार कर ले। उस वक्त मेरे भाई ये वकील बोलते तो आज पूरा पाकिस्तान इनके साथ खड़ा होता। आप उस जुल्म में साथ शामिल थे जब नून लीग के साथ जुल्म हो रहा था। आप अमेरिका में बैठ के कह रहे थे कि मैं नवाज शरीफ का टीवी उतारूंगा, मैं नवाज शरीफ का अच्छा मेरी बात सुने ना, लेकिन बात यह है, आप जहां ये कहते हैं कि आप किसी सियासी कारकुन पे जुल्म के हक में नहीं हैं, बट सवाल यह है, मैंने भी ये कहा है, देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बिल्कुल जिसने गलत किया है, रियासत पर हमला किया है, 9 मई के वाक़े में इन्वॉल्व है, वो गलत है, लेकिन कानून भी तो कोई चीज है ना। कम से कम मैं इतना कहूंगा आबिद शेर अली साहब के लोगों को कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक उठाया जाए, अरेस्ट किया जाए, अदालतों में पेश किया जाए और फिर सजा कानून के मुताबिक दी जाए। एक मिनट, राणा सनाउल्लाह पर जो आपने वो हीरोइन डाली थी सर, वो गलत था, इन्होंने बड़ा घटिया काम किया था। जो हनीफ अब्बासी साहब पर वो अदवियात का केस डालकर 25 साल की सजा दी गई, वो ठीक था। ये हम जो एहसन इकबाल साहब को स्टेडियम के केस में अंदर कर दिया, वो ठीक था। अच्छा, जो आहत चीमे को आपने 3.5 साल अंदर रखा, वो ठीक था। आपने जो फुआद है उनको अंदर रखा, नहीं जुल्म किया ना, मैं तो कह रहा हूँ गलत किया, लेकिन आप लोगों ने तो खुद तो फिर जो जुल्म इन्होंने किया है तो इनको भुगतने दें, इनकी की है करतूत, और आपने नहीं किया। चलें ठीक, अच्छा चले, मैं जरा हसन साहब से पूछूं। हसन साहब, बात ये है, आप जरा इसको जरा थोड़ा सा मुझे पता है आप सहाफ़ी हैं, बिल्कुल जज नहीं है, और मैं कभी चाहूंगा भी नहीं कि आप जज बने, लेकिन मुझे बताएं अपने दिल पे हाथ रख के, आप सहाफ़ी हैं, कि जो बात आबिद शेर अली साहब ने की, फैक्चुअली वो बातें दुरुस्त ही क्यों ना हो, लेकिन क्या हमारे मुल्क के अंदर एक कानून मौजूद है, ज़ाब्ता मौजूद है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को, किसी को अरेस्ट किया जाए, मैं जुर्म करूं तो मुझे ज़ाब्ते के मुताबिक ही उठाया जाएगा ना कल, ताकि मैं अदालत में जा सकूं। अगर मैंने गुनाह किया है तो मुझे सजा हो जाएगी। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुनीब फारूक साहब। बात तो यही है कि जिसने, अगर कोई उसका कसूर है, गुनाह है, तो अगर वो गिरफ्तार होता है तो कानून के मुताबिक उसने गिरफ्तार होना है और फिर उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस भी करना है। ये तो एक बात है, हमको जंगल का कानून तो नहीं है इस मुल्क में। जो रियासत है, रियासत के ऊपर आपकी जिम्मेदारियाँ हैं और रियासत की भी जिम्मेदारियाँ कुछ बनती हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि बात तो स्टार्ट हुई थी उस्मान डार साहब से और उनके बयान के हवाले से। मुझे ताज्जुब ये है कि उस्मान डार साहब ने कौन सी नई बात बताई है जो कि आपको या मुझे या आबिद शेर साहब को या नईम अहमद साहब को नहीं मालूम। ये तो वो चीज़ें हैं, वो सारा एविडेंस पहले ही इट्स फ्लोटिंग ऑन अ सरफेस। आप देखें कि अगर खाली चेयरमैन तहरीके इंसाफ की आप जो अप्रैल 2022 के बाद की अगर तमाम तकरीर को जोड़कर आप सुन लें तो वो सारी की सारी चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि 9 मई की मनसूबाबंदी वो खुद कर रहे थे। देखिए, अगर आपको याद होगा कि वो सवात में उन्होंने किया था, जलसा किया था, जिसमें कभी कहते हैं कि न्यूट्रल तो इंसान नहीं हो सकता, न्यूट्रल तो जानवर होता है। कभी उन्होंने जानवर कहा, कभी मिस्टर एक्स, कभी मिस्टर वाई, कभी मिस्टर जो है हैंडलर, कभी डर्टी हैरी, मतलब क्या क्या उन्होंने नहीं किया। वो तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। कि आपको नहीं याद कि उन्होंने किस तरीके से ये कहा था कि जी ये रजीम चेंज हुई है और जो अफवाज के सोल्जर्स हैं वो अपनी चेन ऑफ कमांड की बात ना सुने। मतलब इस किस्म की चीज़ें जो उन्होंने जहन साजी की मासूम लोगों की या अपने कारकुनान की,
वो एविडेंस फ्लोट कर रहा है। मतलब उस्मान डार साहब की कौन सी ऐसी बात है जो आपके लिए एक नई बात थी और या मेरे लिए नई बात थी? देखिए वो बात तो ठीक है, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि सवाल ही ये था ना जो आबिद साहब से भी किया, जो ये पंजोता साहब आपके साथ मौजूद है, ये भी कहते हैं, ये सारा दिन यही कहते रहते हैं, बल्कि इनकी जमात अब कह रही है, यानी कि इमरान खान साहब सारे, कि भाई आपने लोगों को पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं, फिर वो टीवी के ऊपर आ जाता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाता है, गुनाह किया है उठाया जाए कानून के मुताबिक, सिर्फ एहतजाज उनका ये है। क्या ये डिमांड नाजायज है आपके नजदीक? सर ये डिमांड नाजायज नहीं है, लेकिन जो विक्टिम है उस विक्टिम को भी खुद भी जो है ना मुंह से बात करनी होगी ना। जब वो खुद आए, वो कहे जी मैं खुद अंडरग्राउंड हो गया हूं, तो इसमें नईम हैदर साहब क्या करेंगे, आबिद शेरली क्या करेगा, मुनीफ फारूक क्या करेगा, हसन अयूब क्या करेगा? तो आप उसके लिए आवाज तब उठाएंगे जब वो पहले मुंह से लब कुशाई वो मोहतरम खुद करेंगे। जब वो मोहतरम ही कोई बात ना करना चाहें तो फिर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ना आप उनकी कोई मदद कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं, ना कोई जज कर सकता है। लेकिन नईम हैदर साहब ने एक बात की थी 164 के बयान के हवाले से आजम खान साहब के, तो आजम खान साहब का 164 का बयान हुआ है तो क्रॉस एग्जामिन आप कर लीजिएगा ना, बिल्कुल ट्रायल भी उसका हो जाएगा मौजूदगी में, तो उसमें मौजूदगी में होगा सर, आप फिक्र ना करें, आपकी मौजूदगी में होगा। आपकी जो बुकरा की टीम होगी इमरान खान साहब की मौजूदगी में होगी, आपको जरा क्रॉस एग्जामिन हक है जी। उसके बाद तो 164 के बयान की वैल्यू नहीं है, लेकिन अभी कह देना कि जी उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है, वो वैल्यू उसकी तब होगी जब आप क्रॉस एग्जामिन करेंगे। नहीं। जब उसने 164 का बयान हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने होता है और मर्जी से बता देता है। क्रॉस एग्जामिन आपका हक है, आप पंजोता साहब की बात से तो ये लग रहा है ना कि 164 का बयान भी उनको किसी ने गर्दन से पकड़ के बिठाया होगा और कहा होगा कि भाई ये बयान दें। बिल्कुल जी, 1 महीना 1.5 महीना गायब रहे और एकदम बरामद किए गए। ये खुद सबको मौका मिलेगा ना सर, क्यों इतनी इम्पेशेंट क्यों है? आपको मौका मिलेगा। एक तो ये कहते हैं कि जब मेरे प्रोग्राम में उस दिन ये आए हुए थे तो वो कुछ बातें इन्होंने ऐसी की जिसमें वो मेरे मेहमान थे तो मैं बात नहीं कर सका, तो आज मैं भी मेहमान हूं और नईम हैदर साहब भी मेहमान है, तो आज हम बेसिकली वो लेवल प्लेइंग फील्ड हम दोनों की आ चुकी है। तो मोहतरम फरमा रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप दोनों ढूंढ रहे हैं, वैसे पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड बड़ी जालिम चीज होती है। तो ये कह रहे थे कि ये साइफर डीक्लासिफाई हुआ है, तो वो मेरे मेहमान थे तो मैं इनको जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा था। तो भाईजान मैं आज इनको चैलेंज कर रहा हूं कि साइफर डीक्लासिफाई नहीं हुआ था, ये गलत बयानी कर रहे हैं। अगर वो डीक्लासिफाई दिखा दें मैं ऑन एयर इनसे माफी मांगूंगा। अच्छा, वो ये आप ये कहते हैं, आप कहते हैं कि डीक्लासिफाई नहीं हुआ था, इनका तो प्रेमिस ही पूरा ये है कि डीक्लासिफाई पहले हो चुका था, कभी भी नहीं हुआ। अच्छा नहीं, कभी भी नहीं हुआ। बट जो मैं कम से कम समझ पाया हूं वो ये कि आबिद शेर अली साहब भी कहते हैं कि जी मैं सियासी वर्कर के ऊपर पुरतशद्दुद अमल के खिलाफ हूं, लेकिन वो ये जत्थे पे बनाए, इन्होंने रियासत पे भी हमला किया तो जो इन्होंने किया वो भुगतें। आप भी ये कहते हैं कि अगर किसी को उठाया जाता है तो भाई वो खुद आके बोले कि मुझे उठाया गया है। नहीं, बैदर पंजोता साहब कहते हैं कि नहीं, जिन लोगों को उठाया गया है वो गायब रहते हैं महीना महीना, दिन 1.5 महीना, और एकदम वो आ जाते हैं, तो पता होना चाहिए वो किधर थे, और अब अगर वो आए हैं तो वो जोर ज़बरदस्ती से लाए गए। ये वो पूरा काम है जो कि जिसके ऊपर एहतजाज है सबसे बड़ा। अब मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, बेशक उनका अदालती स्टेटस ये है कि वो अदालत को मतलूब है और एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट उनकी जमा हो गई है। क्या उनको अगर अदालत हिफाजती ज़मानत दे देती है तो क्या कोई कहेगा जी कि ये बड़ा कोई ख़ास रियायत उन्हें मिली है, या इसकी लातादाद मिसालें मौजूद हैं कि अदालत इतना स्पेस दे सकती है किसी ऐसे शख्स को जो कि अदालत के सामने पेश होने के लिए जा रहा हो? एक ब्रेक के बाद से बात करते हैं जी साहब। अब पूरा बयानिया इसके गिर्द घूम रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और हर कोई कह रहा है जी कि वो बड़ा आएंगे तो बड़ी सहूलत उनके लिए इंतज़ार कर रही है, बल्कि उनके लिए उनको बहुत सी सहूलतें मुयस्सर होंगी। अब मियां शहबाज शरीफ साहब ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक बात उसकी वजाहत की। उन्होंने कहा कि मियां साहब ने कोई ऐसा नहीं है कि उनके वो कोई डील करते हैं या डील करके आ रहे हैं, अगर डील करते तो फिर उन्हें डील भी मिलती। क्या फरमा रहे थे शहबाज शरीफ साहब, सुनिए। अभी भी ये बातें आ रही है कि बड़े मियां साहब क्या किसी डील के नतीजे के अंदर आए, तो इसके जो है अगर डीलें होती तो फिर नवाज शरीफ को डील मिलती, अगर डील करते तो फिर डील मिलती। जबकि 16 मई 2023 को ख्वाजा आसिफ साहब ने जब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनकी जब वो तशरीफ़ ले गए थे 2019 में, तो उनके हवाले से जब गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने एक बात की कि मियां नवाज शरीफ साहब कैसे बाहर गए। वो क्या फरमा रहे थे? कोर्ट ऑर्डर इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, नहीं मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए तो वो इस्टेब्लिशमेंट ने उनके लिए रास्ता बनाया। बट सवाल ये है कि अब जब मियां साहब वापस आ रहे हैं
तो उनको सहूलत अगर उनको अदालत ये मौका दे देती है कि भाई आप हिफाजती ज़मानत ले लें और आप फिर खुद को सरेंडर करें बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो क्या ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ होगा, अनहोना रिलीफ होगा? पंजोता साहब, आपके नज़दीक अब वो चले गए, उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत भी थी और सब ने कहा इमरान खान साहब, कुछ लोग तो आंसुओं में भी चले गए जब मियाँ साहब की रिपोर्ट्स के हवाले से गुफ्तगू हुई वहाँ पर। लेकिन सवाल ये है कि अब जब वो वापस आ रहे हैं तो आपको एतराज़ होगा कि अगर अदालत उन्हें हिफाजती ज़मानत दे दे 1 दिन की 2 दिन की, कि ठीक है आप सरेंडर कर दें बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट? देखें, पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब गए हैं 4 हफ्तों की मेडिकल लीव लेकर जी, और वापस नहीं आए। जो उन्होंने अदालत से कमिटमेंट की थी उसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसके बाद वो अदालत की इख्तियारी हो गए। मुल्ज़म और मुजरम में फ़र्क है। ठीक है, मुल्ज़म जो है, अगर किसी के ऊपर FIR दर्ज होती है, कोई केस दर्ज होता है और उसने उस अदालत तक पहुंचना है तो उसने प्रोटेक्टिव बेल लेनी थी और वो मिल जाती है। अब इसके अंदर पूरा प्रोसेस हुआ है, पूरा ट्रायल हुआ है, उन्हें सज़ा हो गई थी। तो एक बंदे को जेल तक आने के लिए तो प्रोटेक्टिव बेल पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे नहीं पता कि कोई है कि कोई पहले मिली हो। अच्छा, दूसरे नंबर आपको लगता है कि और प्रोटेक्टिव बेल के बगैर वो वापस आते हैं? नहीं, आपको लगता है नहीं मिलेगी क्योंकि इसका हिस्ट्री कोई नहीं है। अब आज आप दूसरा एक बहाना देख लें कि एक मेडिकल पेश किया गया जी लाहौर हाई कोर्ट में। बात यह है कि 4 साल पहले आपने 4 हफ्ते लिए और वहाँ पर जाकर आप मेडिकल बहाना बनाकर आपने वापस आना था। अगर दोबारा इजाज़त देती अदालत तो आप चले जाते। आप वापस आए नहीं हैं, आप सारे मुल्क फिरते रहे हैं, कभी दुबई और कभी कहीं, और उधर आपके प्लेटलेट्स भी, आपका वो हार्ट वाला मसला भी ठीक है, और आप पिज़्ज़े और रेस्टोरेंट्स के अंदर वो तस्वीरें नज़र आईं। और जब आपने दोबारा वापसी का बहाना बनाना था तो फिर वो जो मेडिकल लेकर और आप कोर्ट में चले गए। किस तरह कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर जो हसन भाई ने और इन सब ने जो बात की, जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है, जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या किसी ने ये कहा है कि बेगुनाह लोगों को छोड़ो, इस तरह से तशद्दुद ना करो, किसी के घर जो है छापे ना मारो, उसके रिश्तेदारों, फॉर एग्जांपल एक MP का तल्लक है जी PTI से, उसके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, उसकी फैक्ट्रियां सील की जा रही हैं, उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर जो ही वो कहता है PTI से लातल्की है, वो सारे केसेस भी ख़त्म है, रिश्तेदार भी सारे सुकून में है। मुसर्रत चीमा अंदर थी, जो ही वो बोलती गई हैं बाहर आ गई हैं। तो ये कानून के मुताबिक हो रहा है क्या? कानून के मुताबिक ये जो लाकानूनियत हो रही है इसके ऊपर बोलना नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो उस्मान डार साहब हैं वो खुद कह रहे हैं जी कि मैं जो है वो गया हुआ था साइड पे, तो हम क्या कर सकते? भाई सबको पता है कि ज़बरदस्ती उठाया जाता है और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। उसके ऊपर क्यों नहीं कोई बात कर रहा? और जो 9 मई के हवाले से बात है, वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ हमेशा रहा और ये बात उन्होंने क्लियर की कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट तहकीकात क्यों नहीं करवाई जा रही, करवाई जाए। अच्छा जी, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर साइफर केस के अंदर भी कहा कि इसके ऊपर तहकीकात कराई जाएं, जो अयूब साहब कह रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि डीक्लासिफाइड नहीं किया गया। ठीक है जी, आपके इंटीरियर मिनिस्टर जो PMLN के थे अपनी उस हुकूमत में, उन्होंने खुद कहा कि ओरिजिनल साइफर उधर पड़ा हुआ है। फिर चोरी वाला के अंदर केस गया, फिर FIA खुद तस्लीम कर रही है कि FI जो ओरिजिनल था वो उधर पड़ा हुआ है। अब बात जो है जो केस बनाया गया वो बनाया गया जी कि चोरी कर ली है इमरान खान साहब ने, फिर ये जी के वो जो है ना सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल की, वो तो सारी बात खत्म हो गई। पहले तो ये कहा जाता था कि आई नहीं, शुक्र है तस्लीम कर लिया गया है, उसे बकायदा तौर पर डीक्लासिफाइड किया गया और काफी मेरे पास मेरी बात सुने। नहीं भाई भिजवाई जाती हैं, मैंने आपकी सारी बात सुनी है, लेकिन एक बात तो ज़हन में रखे ना कि इमरान खान साहब ने इसको अपने सियासी मकासद के लिए नहीं भाई इस्तेमाल किया है। और मेरे भाई हलफ के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई आपके मुल्क के फलाह के लिए, कोई फायदे के लिए चीज है तो आपने कौम को बतानी है। बाहर से धमकी मिलती है कि चलती हुकूमत के गिरा रही, उसकी बेहतरीन मैसेज जा रही है, हुकूमत गिरा रही है, उसके ऊपर FIR देकर। इस बात का कहां एविडेंस है कि हुकूमत उस साइफर की वजह से गिराई गई है? मुझे बताएं, या तो डोनाल्ड डू की गुफ्तगू का बताएं कि उसने कहा आसिफ जरदारी साहब को शहबाज शरीफ को फोन किया और बताएं वो साइफर जो है वो आप खुद वकील हैं, काउंसिल की जो बात सुने, हुकूमत कैसे गिरी है? किसी ने आके धक्का देके गिराई है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गिरी है? मुझे ये बताएं। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो एक तरीकाकार था ना जी, उसको तो बनाया गया ना भाईजान। नहीं पंजोता साहब, जिस तरह कोई हुकूमत बनाई गई उस तरह वो हुकूमत गिर भी गई।
अगर बनाई गई और आबिद शेर अली साहब का मौकफ ये है कि 2018 में उनकी हुकूमत को मैन्युफैक्चर किया गया, जिस तरीके से वो बनाई गई, यानी इत्तेहादियों को साथ मिला के, लोगों को बुला के, तो अगर किसी दिन किसी ने कह दिया कि भाई इत्तेहादी छोड़ जाएं आप या चले जाएं, अपनी अपनी मर्जी करें, तो वैसे हुकूमत गिर गई। यूं ही साइफर आते हैं और अचानक से इत्तेहादी छोड़ जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि चले मैं तो वो कह रहा हूं, मैं नहीं सवाल कर रहा, ये वो आर्गुमेंट है जो सब दिए जा रहे हैं। क्यों नहीं तहकीकात की कोई बात करता? अच्छा ठीक है, जरा मैं आबिद शेर अली साहब, आबिद शेर अली साहब, एक तो मियाँ साहब की वापसी के हवाले से जी वो बकौल नईम साहब के कि वो इधर उधर भी फिरते रहे, दूसरे ममालिक में भी गए मियाँ साहब, माशाल्लाह खा पी भी ठीक रहे हैं, सब कुछ है, तो वो उनकी ये जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट, ये सिर्फ दिखावे के लिए होती है, अब उन्होंने वापस आना है तो दोबारा आ गई ये रिपोर्ट। नईम साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या जिस अदालतों में साकिब निसार जैसे नासूर, जस्टिस खोसा जैसे नासूर और बंदयाल जैसे नासूर बैठे, जिनके होते हुए इंसाफ का ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुल्म किया गया। सब उन्होंने, बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट को न्याजी कोर्ट बनाया हुआ था। बैठे बैठे ही इमरान खान का जो केस आता था, भाई साहब 100 मोटर ले लेते थे जैसे पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम अंधी और बेवकूफ़ है। ये वकील साहब से ज़रा पूछें, क्या जो अरशद मलिक की स्टेटमेंट आई, क्या उस वक्त ये सो रहे थे? क्या उस वक्त इनका ज़मीर मुर्दा हो चुका था? क्या उस वक्त इंसाफ की ये बत्तियां जला रहे थे कि जब अरशद मलिक ने कहा कि मुझे व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए मुझसे प्रेशराइज किया गया कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कर दें? क्या उस इंसाफ की बात करने कि उन जजेस के बाद उन बेशर्म जजेस के सामने आकर हम पेश हो जाते जो उस वक्त के अदालतों का मजाक उड़ाते रहे, जिन्होंने वो जजेस जिन्होंने आप नहीं, मैं कहूंगा, मैं साकिब निसार को बेशरम जज कहूंगा, मैं बिल्कुल कहूंगा साकिब निसार को, मैं खोसे को भी इस तरह कहूंगा, मैं बंदयाल को भी इस तरह कहूंगा। आपको बुरा लगता है, आप फारूक साहब जो मर्जी, आप जो मर्जी, मैं कहूंगा उनको। अच्छा मेरी बात जो हमारे साथ जुल्म करके गए, मैं कहूंगा, मुझे बात करने दे, आपने इनको पूरा टाइम। जी बिल्कुल, आप करें, मुझे बोलने दें, ये जो मर्जी करें, उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, ये भंगड़े डालते थे, ये इनकी यास्मीन राशिद उस वक्त वजीर थी, उन्होंने लिख के दिया, इन्होंने पूरी कोशिश की कि नवाज शरीफ की जिंदगी को नुकसान पहुंचे, ये इन्होंने बिल्कुल साजिश की। तो क्यों नहीं फिर नवाज शरीफ का इलाज होने दिया गया? केस क्या था नवाज शरीफ के ऊपर, बताएं आज इनको कौम के सामने। क्या नवाज शरीफ का केस ये था कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज बना दी? क्या नवाज शरीफ के ऊपर क्या केस ये था कि उन्होंने 13,000 मेगावाट बिजली पैदा करके ये दूर कर दी? बताएं को किकबैक्स ली, बताएं को करप्शन की नवाज शरीफ ने, आपने ये सजा दे दी कि बेटे के सर को तनख्वाह नहीं दी। मुनीर फारूक साहब, ये देखे, हमारे साथ ज्यादती हुई, जुल्म हमारे साथ हुआ, हमारा इलेक्शन छीन लिया, आपने जहाज जहांगीर तरीन साहब का इस्तेमाल करके हमारी पंजाब हुकूमत तक नहीं बनने दी। तो ये बात छोड़ दें, तारीख भरी पड़ी है इन चीज़ों से। ये इमरान खान कौन सा? ये तोशा खाना का मुल्जिम है, इसकी बीवी जो बुशरा बीबी है उसके वो पूरी आलूद है करप्शन के साथ। अनीमा बीबी के 4 करोड़ रुपए की, मेरी बात सुने, आखिरी बात, थोड़ी एहतियात कीजिएगा, थोड़ा खवातीन के हवाले से भी जरा एहतियात कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं बहनों वाला हूं, मैं एहतराम से नाम ले रहा हूं, मैं इनकी तरह से बदतमीजी नहीं करूंगा। जिन्होंने कलसूम नवाज साहिबा की बीमारी का जो मजाक उड़ाया, वो मुनीर फारूक साहब, आपको मुझे पड़ती थी। ये इमरान, आप मुझे बताएं कि इमरान न्याजी के दौर में किस साफी को गोली नहीं लगी, किन साफियों को नहीं उठाया गया? कैमरा को यूज करके नवाज शरीफ की तारीख जो तकरीर होती थी उसको बैन कर दिया गया। ये बात करते हैं, मेरी बात सुने, ओ भाई बात सुने मेरी। मुनीर फारूक साहब, जो बंदे आते हैं, हमने कोई बंदूक रखी हुई है कि आप इस तरह से, इसका मतलब है ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये इंजीनियर्ड लोग हैं, इनको लाया गया था। ये कैदोपन की सोचते बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। हमने की, हमसे पूछो, आज भी अल्लाह के फजलो करम से नून लीग के साथ खड़े। हाँ जी, 4 साल और वो कहते हैं 4 साल से मियाँ साहब बाहर तशरीफ रखते हैं, वापस नहीं आए। मियाँ साहब ने 4 हफ्ते के लिए गए थे। मुनीब साहब आ रहे हैं,
अब ये अंदर बैठे ये अपनी बारी का इंतजार करें। अच्छा, अंदर बैठे ये चीजों को रो रहे हैं, ये पीट रहे हैं, ये अंदर बैठे हैं। हमें अंदर बिठा के इनको इलेक्शन जिताया गया। हमने नहीं कहा था कि भी इस तरह इनको अंदर फिर वही है ना, मैंने कहा था कि टिट फॉर टैट। नहीं मुनीफ फारूक साहब, अब मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, मैंने कहा था कि कोर कमांडर के घर जाके हमला कर दें। क्या मैंने कहा था कि वो एयरफोर्स की तंसीबात को आग लगा दें? वो तो किसी सूरत में काबिल माफी है ही नहीं। गाड़ियों पर हमला करा, वो तो किसी सूरत भी काबिल माफी नहीं है। इमरान खान ने कहा वो भुगते। भाई बात वो है ना कि इमरान खान तो भुगत रहे हैं, इमरान खान तो भुगत रहे हैं अदालत के अंदर। आपने किया साइफर वाला, आपने अच्छा नहीं, पर बात यह साइफर ना, साइफर वाले मुकदमे का फैसला तो पजोता साहब अदालत करेगी ना। हमने स्टॉक शो में बैठ के अंदर तो नहीं करना। बहरहाल एक ब्रेक लेते नहीं, वापस आते हैं। मैं जरा हसन अयूब साहब का मौका भी लेना चाहूँगा। मामला ज़रा ये माहौल भी बड़ा गर्म है, लेकिन क्यों क्या करें, क्योंकि सियासी माहौल अब ऐसा है। एक ब्रेक के बाद माहौल की तलखी और गर्मी अपनी जगह। हसन अयूब साहब देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन अगर देखिए कानूनी तौर पर तो चले मसाइल अपनी जगह, लेकिन अखलाकी तौर पर अब जब मियां साहब तशरीफ़ ला रहे हैं वापस, तो क्या सवाल निज़ाम इंसाफ के हवाले से या कानून के हवाले से कोई उठाएगा नहीं कि जी मियाँ साहब 4 हफ्ते के लिए तशरीफ़ ले गए, वापस नहीं आए, अब आ रहे हैं। और अगर पंजोता साहब को तो इतराज़ होगा ना कि अगर उनको हिफाजती ज़मानत भी मिल जाती है, तो ये फिर तो वही है जो आबिद शेर अली साहब की गुफ्तगू से पता चला कि उन्होंने कहा पहले हमें अंदर बिठा के इनको इलेक्शन लड़वाया, जितवाया गया, अब फिर PTI को अंदर बिठवा के तो मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन जितवाया जाएगा या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी। तो ये सिलसिला कितना काबिल हज़म होगा, अगर मैं ये कह पाऊँ सियासी तौर पर? बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब। बात ये है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उनको अब जस्टिफाई तो करना है कि वो 4 हफ्तों के लिए गए हैं और 4 साल के बाद आ रहे हैं। अब ये चीज़ उन्होंने करनी है, उनको बताना है कि कोविड आया था और कोविड की वजह से आपको पता है जो बंदिशें हुई हैं बरतानिया में, वहाँ पर उन्होंने बेसिकली अपने लोगों को काम करने से भी रोक दिया था और फरलो एक प्रोग्राम आ गया था कि जिन लोगों को जो है वो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था, वहाँ पर तमाम हॉस्पिटल्स बंद कर दिए थे, सिर्फ कोविड पेशेंट को ट्रीट किया जाता था। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन अब इनको जस्टिफाई करना है। हालांकि इनका जो अब रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल जो है कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जहां की आप जो है ना रिपोर्ट निकाल कर दे दें। आप खुद बरतानिया में रहे हैं मेरे साथ यूनिवर्सिटी में, तो आपको मालूम ही है कि ये वहां पर जो है ना रॉयल ब्रॉम्पटन से आप रिपोर्ट ले नहीं सकते। तो ये ना वो चीज़ मैनेज होती है। तो वो अब उन्होंने जस्टिफाई करना है। नवंबर जो 2022 में जाके इनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, उनको मेडिकेशन के ऊपर रखा है उन्होंने और उनकी एंजियोप्लास्टी कर नहीं रहे थे। तो उसके बाद का जो पीरियड है वो तो जस्टिफाई करना होगा, कोई जरी बात है। उसके बाद नवंबर 2022 के बाद आपके सामने जो सूरत हाल आ चुकी थी, जिस किस्म की सहूलतकारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फराम की जा रही थी, और ये गवर्नमेंट तो बन चुकी थी उस वक्त, मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट बन चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है वो उन्होंने ट्रैवल नहीं किया इसी खदशे की वजह से कि कहीं वो अगर आएंगे तो कहीं उनकी आर्म ट्विस्ट ना कर दी जाए। जहां तक रहा सवाल उनकी प्रोटेक्टेड बेल का, तो आप बात यह है कि आप जाएं कचहरी में, देखें कितने लोग ऐसे होते हैं जो कि अदालत में पेश नहीं होते और उनकी एब्सेंस में उनको अदालत सजा दे देती है। कई लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं, कोई स्पेन चला जाता है, कोई कौन से मुल्क पहुंच जाता है। जब वो वापस आते हैं अदालत के सामने खुद को सरेंडर करते हैं तो वो उससे पहले ही वो प्रोटेक्टेड बेल ले चुके होते हैं। तो ये हिफाजती जमानत या ट्रांजिट बेल्स जो है ना, ये हमारी रूटीन मामूल की चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा जो बात कर रहे थे नईम हैदर साहब बात कर रहे थे, तो 9 मई के हवाले से आपको याद है कि अभी उनको जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में ने जब केस रिमांड किया था हाई कोर्ट को, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अदालत में यानी आते में खड़े होकर कहा था कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे, ये 9 मई की बात बता रहा हूँ उनको, ये गालबन 11 या 12 या 13 मई थी, उन्होंने हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो रद्द-ए-अमल इससे भी ज़्यादा सख्त आएगा। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की जो साजिश थी और जो उन्होंने तैयार की थी और एक माइंडसेट तैयार किया था, जो आपने इंस्टीट्यूशंस पर हमला करना है, वो बड़ा उन्होंने अपनी तरफ से वो समझे थे कि वो बड़ी कामयाबी उनको हासिल हो गई है, जो कि मुनासिब नहीं था। और आज जो कॉन्सिक्वेंस है उनके अपने अमाल का, वही वो उनके सामने आ रहे हैं। अब उनको जो कह रहे हैं कि उनके साथ जुल्म हुआ, तो ये जुल्म नहीं है, उनके अपने करदा अमाल हैं जिनकी सजा वो भुगत रहे हैं। अब देख लें कि साइफर केस जिस तरीके से आपके सामने उन्होंने लहराया, और पहले उन्होंने कहा जी कि ये कौम की अमानत है और ये नेशनल जो इंटरेस्ट में नहीं कि मैं बताऊं कौन सा मुल्क है, बाद में जनाब उस मुल्क का नाम भी ले लिया। वो ऑडियो भी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि लेट्स यूज इट, लेट्स प्ले विद इट, वो भी है। आजम खान साहब की, आप आजम खान साहब की, उन्होंने कहा जी हम रिप्रोड्यूस करेंगे मिनट्स उसके और उसके ऊपर हम खेलेंगे, और उन्होंने खेला।
और उससे उनको पॉपुलैरिटी तो मिली, लेकिन मुल्क का जो है वो बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी दुनिया में उनका मजाक बना। तो ये एक क्राइम उन्होंने कमिट किया है जिसकी सजा उनको भुगतनी है। अब उसको इस बात की आड़ में ले लें कि जी क्योंकि मुझे इलेक्शन से बाहर करना चाह रहे हैं इसलिए मेरे खिलाफ ये मुकदमा हो रहा है, तो उस टाइम तक कोई इलेक्शन से बाहर करने का इरादा नहीं था। मोहतरम ने खुद ही साइफर को हिलाया, मकबूलियत रीगेन करना चाह रहे थे और आज उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। बट एक टुवर्ड्स द एंड ये एक अहम मामला है पंजोता साहब, कम से कम ठीक है इमरान खान साहब के मसाइल अपनी जगह, लेकिन मैं आप इस बात का जवाब ज़रा मुझे थोड़ा इख्तिसार से दे दीजिएगा कि कानूनी तौर पर अगर निज़ाम किसी को गुंजाइश देता है और अदालत उन्हें गुंजाइश दे देती है मियां नवाज शरीफ साहब को वापसी पे कि ठीक है आप ये सरेंडर जाके कर दें, तो उससे कोई ये तासुर कोई लेगा, आप लेंगे कि मियां नवाज शरीफ के लिए ख़ास माहौल बनाया गया है? बिल्कुल जी, ख़ास माहौल बनाया गया है और इससे पहले भी आपने देखा कि गवर्नमेंट भी उनको दी गई और उसके बाद आपने ये भी देखा कि अब अगर वो नैब की तरमीम वापस होने के बावजूद वो आ रहे हैं तो वो ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके और वो आते ही जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे और उनको जो है वो मिल जाएगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी अपनी दौर में लगी और बाकी भी लगे हुए हैं। बात यह है कि इस वक्त अगर इलेक्शन ये करवा देना, क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से, इन्हें पता है कि इलेक्शन करवाते जाएंगे और PTI जीतेगी। वापस अगर ये आते भी हैं, वज़ीर आज़म जो है वो किसी सूरत नहीं बन सकते क्योंकि 62(1)(f) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बकाया तौर पर तशरीह कर दी है और आईन पाकिस्तान जब वाज़ह है तो आईन पाकिस्तान के अंदर या तो तरमीम की जाए, उस तरमीम के लिए नहीं, बट अगर उनकी कन्विक्शन ही सेटिस्फाइड हो जाती है, अगर उनकी कन्विक्शन सेटिस्फाइड हो जाती है, नहीं बट अगर उनकी कन्विक्शन सेटिस्फाइड हो जाती है दोनों मुकदमात के अंदर, सारी चीजें कर लेना, सेटिस्फाइड बेल भी दे दें, सेटिस्फाइड भी कर दें और वज़ीर आज़म बना दें जैसे पहले जैसे ठीक। अच्छा, जैसे आपको लग रहा है शहबाज साहब को जी जी आखिरी वर्ड्स अपना जी आखिरी वर्ड मैं ये कहूंगा पंजोता साहब के लिए, गुड टू सी यू। अच्छा, इस तरह की दाते जाते हैं, गुड टू सी यू, बस इससे अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता पंजोता साहब। गुड टू सी आपके हक में फैसले दें तो फिर ठीक है। नहीं बिल्कुल ठीक है। गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। चीफ जस्टिस कह रहे हैं, वेलकम मुल्ज़िम को कह रहे हैं कि अंदर बैठ जाए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ जाए, जजेस वाला गेट दे। गुड टू सी यू, बिल्कुल ठीक है। गुड टू सी यू पे हम ये प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हसन अयूब साहब आपका, पंजोता साहब आपका और आबिद शेर अली साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, खुदा हाफिज़।